सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 23 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आज के संपादकीय इस क्रम में रहने वाले हैं नक्सलवाद और प्रहार, फिर हाशिए का सम्मान और जल विवादों की बढ़ती जटिलता। अभी हाल ही में बुकर प्राइज़ मिला है बानू मुश्ताक जी को, कन्नड़ा लैंग्वेज में, लिटरेचर में। बानू मुश्ताक की कन्नड़ भाषा में लिखी गई कहानी संग्रह हृदय द्वीप मतलब कि हार्ट लैम्प हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने से एक बार फिर यह सिद्ध हुआ है कि भारतीय साहित्य का फलक पड़ा है। इस पुरस्कार ने लेखिका की ज़िंदगी और उनके साहित्य को दुनिया के सामने रखा है। दरअसल बानू मुश्ताक ने प्रजातात्मक समाज में संघर्ष कर रही लाखों महिलाओं की पीड़ा को अपनी कहानियों में उकेरा है। अपनी कहानियों में दर्द सुनी महिलाओं को पुरस्कार समर्पित करते हुए उन्हें कहा भी है कि वह केवल उनकी जीत नहीं बल्कि उन अनसुनी आवाज़ों का संवेद स्वर है जिसे प्रायः दबा दिया जाता है। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता बानू रूढ़िवादी के खिलाफ हमेशा मुकर रही हैं। ये उनके लेखन में स्पष्ट दिखता है। वह सामाजिक मुद्दे प्रमुखता से उठाती रही हैं। उन्हें कहानियाँ में परंपरा और लोक भाषा जीवंत हो उठती है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से साहित्य रचा है, इसलिए उनमें कल्पना के साथ तीखी सच्चाई। उनका मानना है कि आज की बांटी हुई दुनिया में साहित्य एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ हम कुछ देर के लिए ही सही लेकिन एक दूसरे की भावना और जीवन को महसूस कर सकते हैं। लेखिका की ये भावना दुनिया से गुम हो रही संवेदना को बचाने की कोशिश है। जाहिर है अब हार्टलैंड के बुकर पुरस्कार मिलने वैश्विक फलक पर भारतीय भाषाओं को अपने पहचान स्थापित करने के रास्ते को और आसान बनाएगा। बहुत ही अच्छी खबर है। कन्नड़ भाषा में लिखा गया इनका लेख विश्व में कई लोगों को पसंद आया। अगला है नक्सलवाद को लेकर। देश में नक्सलवाद हिंसा लंबे समय से एक जटिल समस्या रही है। इससे निपटने के लिए सरकार ने कई स्तर पर मोर्चाबंदी की है और वह अब भी जारी है। मगर सच है कि अब भी इस समस्या और इसकी जुड़ी जड़ों से पार पाना एक चुनौती है। हालांकि नक्सली हिंसा का सामना करने के क्रम से पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों को जैसी कामयाबी मिल रही है, उससे कहा जा सकता है कि सरकार इसे ख़त्म करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है। बहुत बड़े ऑपरेशन गवर्नमेंट चला रही है इस समय नक्सलिज्म और इनके लीडर्स को ख़त्म करने के लिए। देश में नक्सली हिंसा का सामना करने और उसे ख़त्म करने के लिए किए जाने वाले सरकारी दावों के लिहाज में ताज़ा कार्रवाई एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। खासतौर पर इसलिए भी कि पिछले कुछ वर्षों से नक्सल विरोधी अभियान में तेजी के साथ छिटपुट स्तर पर नक्सलियों को या तो मार गिराने या फिर उनका समर्पण करने में सरकार को लगातार सफलता मिल रही है। निश्चित तौर पर नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में इतनी बड़ी संख्या में नक्सलवादियों के मारे जाने, आत्मसमर्पण और उनकी गिरफ्तारी को प्रत्यक्ष नक्सली हिंसा को समाप्त करने की दिशा में अहम उपलब्धि माना जा सकता है। मगर इससे समस्या की जड़ें सामाजिक आर्थिक कारणों में भी छुपी हैं। इसलिए प्रत्यक्ष कार्रवाई के साथ साथ उनके समाधान या उन्हें दूर करने के लिए भी एक ईमानदार शक्ति के साथ काम करने की ज़रूरत है। मसलन नक्सली समूहों तक वित्तीय मदद और हथियार पहुंचने के रास्तों या माध्यमों तो ख़त्म करने, नक्सल प्रभावित इलाकों में आम लोगों के बीच विश्वास पैदा करने, उन्हें बुनियादी और भूमि अधिकार देने, मुख्यधारा में लाने, ऋण माफ़ करने और गरीबी दूर करने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक वंचनाओं से मुक्ति दिलाने जैसे अन्य पहलुओं पर भी स्थायी हल तलाशने की मंशा के साथ काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपको उन्हें एक नई लाइफ प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे कि उस समाज के और लोग इस हिंसक प्रवृत्ति की तरफ ना जाएं, एक नई ज़िंदगी जिएं। अगला है जल विवादों की बढ़ती जटिलता। मनीष कुमार चौधरी साहब कहते हैं, अगर हरियाणा में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो उसका पंजाब के साथ भाखड़ा बांध के पानी के वितरण पर चल रहा विवाद क्या इसी रूप में रहता, तो शायद मौजूदा विवाद की तरह इस मसले को का राजनीतिकरण नहीं होता है। बेसिकली हम जानते हैं कि कैसे जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं या इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स हैं, ये एक अपने आप में चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी के लिए। भारत की प्रमुख नदियाँ दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा साझा की जाती हैं। आबादी बढ़ने के साथ पानी की बढ़ती मांग के कारण राज्यों द्वारा अपनी कानूनी और राजनीतिक शक्ति का दावा करने के साथ अंतर्राज्यीय जल विवाद बढ़ रहे हैं।
अंतर्राज्यीय जल विवाद इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स अधिकांश समय से ये विवाद अनसुलझते हैं। शांतिपूर्वक हल की गई समस्याओं के कुछ उदाहरणों के चंबल घाटी परियोजना शामिल है, जिसमें दो राज्यों के प्रशासन इस बात पर सहमत हुए थे कि वे परियोजना से अपने अपने क्षेत्रों में बाढ़ से होने वाली सरकारी संपत्ति के लिए कोई मुआवजा नहीं लेंगे। दूसरी ओर कभी कभी इस बात पर असहमति होती है कि राज्यों द्वारा किए गए समझौते और अंतर्राज्यीय नदियों के पानी को कैसे विभाजित किया जाना चाहिए। यही डिस्प्यूट आपका आता है कि कैसे वाटर को डिवाइड करेंगे, कितना पानी कहाँ जाने वाला है, क्योंकि ज़रूरत तो दोनों राज्यों में पड़ती है। भारत में अधिकांश अंतर्राज्यीय जल विवाद अंतर्राज्यीय नदी बेसिन के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण पर असहमति के कारण उत्पन्न होते हैं। राज्यों के बीच जल विवादों को हल करने के लिए संसद ने 1956 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम पारित किया। इसके साथ ही विभिन्न अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था। ट्राइब्यूनल स्थापित किया गया, इसमें ये डिस्प्यूट्स को ले जाया जा सकता है। किसी राज्य द्वारा अंतर्राज्यीय नदी पर परियोजनाओं का विकास अन्य बेसिन राज्यों के हितों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं। भारत की 18 प्रमुख नदियों में से 17 को 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। भारत में जल संसाधनों की स्थानिक और लौकिक विविधताओं, प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में लगातार गिरावट, सिंचित कृषि पर बहुत अधिक निर्भरता, देश की संघीय संवैधानिक संरचना के परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न राज्यों के बीच पानी की तीव्र प्रतिस्पर्धा मांग बढ़ी है। देखिए, हर राज्य की अपनी डिमांड है। हर राज्य नदियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, बस वहीं डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। जल विवादों को सुलझाने के लिए भारत में भले ही कोई कानून है, लेकिन अंतर्राज्यीय जल विवाद पड़ोसी राज्यों के बीच वैमनस्य पैदा करते रहे हैं। हालांकि जल के संबंधित कानून राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों के पास जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों, जल निकासी तथा तटबंधों, जल भंडारण इत्यादि की को विनियमित करने की विशेष शक्ति है। राष्ट्रीय जलमार्ग और नौवहन से संबंधित देशों पर कानून बनाने की शक्ति और साथ ही ज्वारी तथा प्रादेशिक जल के उपयोग को विनियमित करने की शक्तियां संघ के कानून के दायरे में आती हैं। संघ की अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित मामलों को न्याय निर्णय करने को भी अधिकार है। भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अमित संबंधों के कारण दलीय राजनीति में उलझ जाते हैं और मोस्टली ये असल में पॉलिटिकल बैटल के बीच में फंस जाता है। आज़ादी के बाद भारत सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए नदी जल संसाधनों का विकास धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। अंतर्राज्यीय नदियों पर कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी। भाखड़ा नंगल, हीराकोट, चंबल, तुंगभद्र, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी जैसी नदी घाटियाँ परियोजनाएं से इन क्षेत्रों के विकास में काफ़ी मदद मिली है। ये सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण प्रदान करती हैं। इनमें से कई पहलों में राज्यों ने समुद्र नदी को एकीकृत तरीके से सहकारी रूप से विकसित करने के लिए मिल कर काम किया है, जिससे विभिन्न तटवर्ती देशों को इसका सबसे बड़ा लाभ मिल सके। हालांकि कुछ मामलों में अंतर्राज्यीय नदियों के पानी के उपयोग को लेकर सह तटवर्ती राज्यों के बीच संघर्ष ने जल संसाधनों के विकास को बाधित किया है। जब ऐसा होता है तो ऐसी नदियों में नदी विकास की योजना थम जाती है। डिस्प्यूट्स में आते ही ये आपके प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद से निपटने के लिए घरेलू कानूनी ढांचा और प्रक्रियाओं अभी भी बहुत पुरानी और अविकसित हैं, जो अंतर्राज्यीय मध्यस्थता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिस पर दलीय राजनीति ऐसे विवादों को सुलझाने में एक बड़ी बाधा बन जाती है। राजनीतिक सीमाओं के भीतर इसका भौतिक वितरण निश्चित रूप से अस्थिर राजनीतिक समीकरण का परिणाम है। चूंकि नदी बेसिन साझा संसाधन है, इसलिए नदी जल के संरक्षण, न्यायसंगत वितरण और सतत उपयोग के लिए केंद्र की पर्याप्त भागीदारी के साथ राज्यों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। बिल्कुल, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से उठकर सोचने की ज़रूरत है, वरना ये विवाद कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगे। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना रखते हैं। आप वेबसाइट को भी विजिट करते रहिएगा डिटेल में करंट अफेयर्स को और जानने के लिए। धन्यवाद।